अब बात आती है कि चैप्टर नंबर 5 से किस तरह का सवाल बन सकता है। पहली बात, संसदीय प्रणाली की अर्थ बताते हुए संसदीय प्रणाली की विशेषताएं बताएं। 20 नंबर का सवाल बनेगा यहां से। ठीक है, और दूसरा सवाल यहां से क्या पूछा जा सकता है, संसदीय व्यवस्था के गुण और दोषों के बारे में बताइए। ये यहां से दूसरा सवाल बन जाएगा। अब देखो, बात करते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। मतलब राज्यों में भी व्यवस्था है और केंद्र में भी संसदीय शासन की व्यवस्था है। ठीक है, आपको जैसे जैसे समय बीतेगा इस चैप्टर में पढ़ते हुए तब जाकर इसका अर्थ समझ में आ पाएगा। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट कहा है आपसे कि भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है भारत का संविधान। अगर कोई पूछे कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करने वाले अनुच्छेदों का नाम बताओ, तो एक तो आर्टिकल 74 और 75, ये केंद्र में किसकी व्यवस्था करते हैं, संसदीय स्वरूप की, संसदीय स्वरूप की। अगर राज्य में बात की जाए तो राज्य में कौन कौन से आर्टिकल संसदीय व्यवस्था की उपबंध करते हैं, वो हो जाएंगे आर्टिकल 163 और 164। ये राज्य में संसदीय शासन से संबंधित है। ये तो हो गए राज्य में। आपका जो सवाल आएगा उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखना है आपको ये सब। ठीक है, क्या लिखना है, भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कौन कौन से आर्टिकल्स इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ध्यान रखें आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, और राज्य में आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 वो राज्य में संसदीय शासन की उपबंध करते हैं। अब देखो, वर्तमान के जो लोकतंत्र हैं जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी, कनाडा की, जापान की, इंडिया की, जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, ठीक है, इनमें सरकार के कार्यपालिका, ठीक है, यहां पर मैं एक चीज का नाम ले रहा हूं, कार्यपालिका, और एक विधायिका। ठीक है, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है विधायिका, ठीक है, विधायिका देखो, थोड़ा सा मैं आपको जीरो से बता देता हूं। सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट। कौन कौन से अंग होते हैं, एक तो होती है विधायिका और एक होती है कार्यपालिका दूसरे नंबर पे। सॉरी, इसका नंबरिंग थोड़ी ठीक कर देते हैं। पहले नंबर पे देखो मैं क्या कह रहा हूं, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला, कार्यपालिका, अपनी आवाज को म्यूट रखें। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका, देखो कार्यपालिका का क्या काम रहता है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहता है, इसका काम रहता है दोस्त कानून को लागू करवाना। ठीक है, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का रहता है। ठीक है, विधायिका का काम क्या रहता है, कानून का निर्माण करना। ठीक है, अगर राज्य के स्तर पर बात करें, राज्य के स्तर पर अगर बात की जाए, अपनी आवाज को म्यूट रखो डियर। देखो बात समझते हैं, कार्यपालिका का काम था
कानून को लागू करवाना, ठीक है, कानून को लागू करवाना। विधायिका, जिसको आप लेजिस्लेटिव भी कहते हैं, विधायिका का काम क्या रहता है? विधायिका का काम कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, ठीक है, कानून बनाना। तो राज्य के स्तर पर, राज्य के स्तर पर कानून कौन बनाता है? विधान मंडल, विधान मंडल। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा ये तीनों एक ही है या अलग अलग है, ठीक है। देखो, जिन भी राज्यों में विधान परिषद है, वेल एंड गुड, ठीक है। विधानमंडल दो तरीके का होता है, एक तो विधान परिषद, विधान परिषद जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और एक होता है विधान सभा, विधान सभा। तो हमारे भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इनके पास में विधान परिषद है, और विधानसभा तो सबके ही पास है, ठीक है। तो केंद्र, राज्य के स्तर पर, स्टेट के लेवल पर कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है विधानमंडल, ठीक है। और अगर बात की जाए केंद्र के स्तर पर, कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है संसद, ठीक है। कानून कौन बनाता है? संसद। ये हो गया केंद्र के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर संसद कानून बनाता है। अब संसद में भी दो पार्ट आ जाते हैं, एक तो राज्यसभा, राज्यसभा जिसको कहते हैं अपन उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है, और एक होता है अपना लोकसभा, लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं। तो सरकार के 3 अंग थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, विधायिका का काम कानून का निर्माण करना या कानून बनाना, ठीक है, और न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कानून की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, आपको परिचय में क्या क्या लिखना है। आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 सेंटर में संसदीय व्यवस्था को उपबंध करते हैं, और फिर आर्टिकल 163 और 164 राज्यों में संसदीय व्यवस्था का व्यवस्था करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं दूसरा पॉइंट बता रहा था आपको, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, सरकार के कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। देखो, ये जो अपन पढ़ते हैं कि सरकार किस प्रकार की है, या तो किसी देश की जो सरकार है वो संसदीय सरकार हो सकती है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर किसी देश की सरकार अध्यक्षीय प्रणाली की हो सकती है, जैसे कि अमेरिका, वहां पर राष्ट्रपति की चलती है। लेकिन हम जानते हैं हमारे देश में एक्चुअल ताकत किसके पास में है? कौन हमारे देश में बाहुबली है? वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के हैं हमारे देश में, जो भी शासन चलता है, ठीक है। शासन, ध्यान रखें, भारत के जितने भी काम होते हैं, भले ही वो विदेश नीति का कोई काम हो या फिर अन्य काम, राष्ट्रपति के नाम किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं बाकायदा, तब जाकर वो काम आगे बढ़ता है। तो राष्ट्रपति के पास में नाम की शक्तियां होती है सिर्फ, वास्तविक जो शासन है वो कौन करता है भारत में? प्रधानमंत्री। किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सहायता से, ठीक है, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है, आगे और पॉइंट लिखने हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, वापस से कार्यपालिका आ गया, ये इसका परिभाषा अपन समझ रहे हैं,
मतलब सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। मतलब कार्यपालिका जो भी काम करेगी, कार्यपालिका जो भी काम करती है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है? विधायिका के प्रति। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, मैंने क्या कहा है? कार्यपालिका जो नीतियां बनाती है या फिर कार्यपालिका देश में जो भी कार्य, नीतियां एवं जो भी कार्य करती है, इसके लिए वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधायिका के प्रति। इसका मतलब है कल को मोदी जी कोई 50 लाख रुपए का कोई काम करने वाले हैं। ठीक है, 50 लाख रुपए भारत की संचित निधि से निकाल लेते हैं मोदी जी। तो फिर जो विधायिका रहती है, मतलब जो विपक्षी पार्टियां रहती हैं, वो उनसे सवाल जवाब पूछ सकती हैं कि आप इन इतने रुपयों का क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन अमेरिका में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में कौन से शासन की प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली। और भारत में संसदीय प्रणाली। तो अंतर समझ में आ रहा है? भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका रहती है, वो जो भी नीतियां बनाती है और जो भी कार्य करती है, वो सभी कार्य और नीतियां विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा। जब भी वो संसद में जाएंगे कार्यपालिका के लोग, उनको विधायिका को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने इस प्रकार की नीति क्यों अपनाई है। ठीक है, अब भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। भारत में देखो, भारत में जैसे अपन लोग हैं जनता, हम क्या है? जनता है सिर्फ। हम किसको चुनते हैं? हम पहले तो देते हैं वोट, वोट देते हैं। किसको चुनते हैं? प्रतिनिधियों को। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, हम उनको चुनते हैं। वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं विधायिका में। यहां पर विधायिका का मतलब है राज्य के स्तर पर विधानमंडल और केंद्र के स्तर पर संसद, वहां पर जाते हैं। फिर हमारी समस्याएं वो उठाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर चल रहा होता है सिस्टम। तो जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी का बहुमत संसद में होगा या फिर विधायिका में होगा, उस पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है? विधायिका को। ठीक है, और ये जो कार्यपालिका है, ये छोटे वाले सर्कल को डिनोट कर रही है। कहने का क्या मतलब है? ये जो विधायिका से ही तो चुनकर कार्यपालिका का निर्माण होगा। मतलब विधायिका में अलग अलग पार्टीज रहती हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की उपस्थिति रहती है। तो जिस दल की मेजोरिटी होगी, वह दल सरकार का निर्माण करता है। ठीक है, और फिर उस पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब कार्यपालिका को अपन मंत्री परिषद भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका को अपन क्या बोल सकते हैं डियर? मंत्री परिषद। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको पिछले साल, अगर किसी ने पढ़ा हो मुझसे, तो मैंने आपको मंत्रियों के प्रकार बताए थे। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, अगर याद हो? देखो, मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं? 3 तरीके के मिनिस्टर बैठे होते हैं। एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट। अब कैबिनेट मंत्री कौन से मंत्री होते हैं?
भारत के जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रीज रहती हैं, उन मिनिस्ट्रीज को जो नेता रहते हैं बड़े बड़े, जैसे कि बात करें अपन गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री की, ठीक है, और एक रक्षा मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय और एक विदेश मंत्रालय के जो मंत्री है ना, ये मिलकर निर्माण करते हैं कैबिनेट का, ठीक है। तो कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े नेताओं की उपस्थिति रहती है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर बैठा होता है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर बैठा होता है, इसमें हमारा फॉरेन मिनिस्टर बैठा रहता है और इसमें हमारा होम मिनिस्टर बैठा रहता है। ये पहले टाइप का नेता हो गया। दूसरे टाइप का नेता राज्य मंत्री। राज्य मंत्री इसको कोई अलग से विभाग या फिर कोई अलग से इसको मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री दे दी जाती है। जैसे वस्त्र एवं कपड़ा मंत्रालय किसी को दे दिया जाएगा, किसी को खान मंत्रालय दे दिया जाएगा, किसी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, ये सब कुछ दे दिया जाता है, ठीक है। अलग से विभाग और अलग से मंत्रालय इनके होते हैं। तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री, ठीक है। अब ये जो उप मंत्री रहते हैं ना, ये कैबिनेट मंत्रियों की और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उनकी। किस प्रकार की हेल्प? उनकी प्रशासनिक हेल्प, उनकी राजनीतिक हेल्प और उनकी विधायिका से संबंधित हेल्प, ठीक है। उपमंत्री इन दोनों की हेल्प करते हैं। ये था कार्यपालिका में जो मंत्री रहते हैं, मैंने उन मंत्रियों की भी आपको टाइप बता दी है, हालांकि पेपर में लिखना नहीं है। हाँ परवीन, आपको कुछ कहना है क्या? अब देखो, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, संसदीय सरकार, जो संसदीय सरकार थी, इसके अलग अलग नाम है। संसदीय सरकार के अलग अलग नाम है। इसका पहला नाम क्या हो जाएगा? इसको कैबिनेट सरकार भी कह सकते हैं अपन, कैबिनेट सरकार। देखो, विधायिका में कहने को तो मंत्री बहुत होते हैं, लेकिन जो वास्तविक ताकत है किसके पास में होती है? कैबिनेट के पास में, क्योंकि कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्री बैठे रहते हैं, ठीक है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। और क्या नाम है इसका? इसका उत्तरदायी सरकार भी नाम है इसका, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। संसदीय सरकार व्यवस्था को अपन उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। मतलब कार्यपालिका जो काम करेगी, जो पॉलिसीज बनाएगी, जो नीतियां बनाएगी, किसके प्रति जवाबदेही रहेगी? विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। मतलब विधायिका, जो संसद है, संसद में जो विपक्षी पार्टी रहते हैं, वो उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसलिए संसदीय सरकार को अपन उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। तीसरा एक और नाम है इसका, वेस्ट मिनिस्टर। वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप। इसका ये नाम क्यों पड़ा है? देखो, इंग्लैंड की जो संसद है ना, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, वो एक शहर में स्थित है जिसका नाम है वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है। इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की जो संसद है, वो वेस्ट मिनिस्टर नाम के शहर में स्थित है। तो इसलिए संसदीय सरकार का नाम वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी हो जाता है, क्योंकि संसदीय सरकार का जो विकास है, ठीक है, इसके जो नियम है, ये सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में बनते हैं।
तो इसको इसलिए कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो और क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो अभी परिचय ही चल रहा है, आप क्लास के अंत तक बने रहना, आपको काफी चीजें समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था आइवर जेनिंग्स। ये कौन था? भारतीय संविधान का एक जानकार था। ठीक है, जिसको अपन रिसर्चर भी कहते हैं, जो अनुसंधान करते हैं अलग अलग देशों के संविधानों पर। तो उसमें से एक व्यक्ति था आइवर जेनिंग्स। इसने क्या कहा है? संसदीय व्यवस्था को, इसने कहा है संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था। इसने क्या कहा है? संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट, कैबिनेट व्यवस्था कहा है। ओके, क्यों कहा है? क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ में आ गया? कैबिनेट में जो मंत्री बैठे रहते हैं, जो भी नीतियां बनाते हैं, जो भी वो कानून लाते हैं, उन कानूनों पर विपक्षी पार्टियां जवाब पूछ सकती हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल तब तक चलता रहता है, मतलब जो कैबिनेट में जो मंत्री बैठे रहते हैं उनका कार्यकाल तब तक चलता रहता है जब तक इनको संसद का विश्वास प्राप्त होता है। संसद का विश्वास, इसका क्या मतलब है? किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, तो कैबिनेट में वो मंत्री तो बर्खास्त होगा ही होगा, साथ में मंत्री परिषद भी बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका एक परिचय लिखेंगे जो कि 1 या 1.25 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो 20 नंबर का सवाल रहता है उसमें 4-5 पेज तो भरने चाहिए कम से कम। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसकी शुरुआत करते हैं अपन विशेषताओं के बारे में। यही अपना सवाल में पूछा गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत अपन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब संसदीय सरकार की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है डियर नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। यहां पर नामिक क्यों लिखा है मैंने? देखो, भारत का जो संसदीय स्वरूप है उसमें राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में सिर्फ नाम की शक्तियां रहती हैं, नाम की शक्तियां रहती हैं, जबकि यहां पर जो शासन सत्ता चलाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। किसकी सहायता से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। अगर कोई पूछे आपसे कि भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्य का प्रमुख, और आपसे कोई पूछे सरकार का प्रमुख बताएं कौन होता है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख। तो पहले सवाल का जवाब आप देंगे राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, वो राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य के प्रमुख होते हैं। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस पॉइंट में आप लिखेंगे अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। ठीक है, उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। मतलब ये जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद के सबसे बड़े नेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर।
मंत्री परिषद के नेता और प्राइम मिनिस्टर जो भी सलाह देंगे, जो भी कहेंगे, वो कहना मानना होगा राष्ट्रपति को, ठीक है, वो बाध्य होगा। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा मत समझिए कि कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप सिर्फ यहां पर समझ से चले जाएं। दूसरी विशेषता क्या हो जाती है? दूसरी विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। इसमें क्या लिखेंगे? मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति। ये कौन से आर्टिकल में लिखी है बात? 75 आर्टिकल में, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? मतलब मंत्री परिषद के, सपोज करो इतने नेता हैं, कोई भी एक नेता जो कार्य करता है और नीतियां बनाता है, ऐसा समझा जाता है ये सभी कार्य सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी कार्य और नीतियां इनके प्रति, किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधायिका के प्रति, यानी कि संसद के प्रति। अब देखो तीसरी विशेषता क्या हो जाती है अपनी? बहुमत प्राप्त दल का शासन। सर मुझे भी ग्रुप ऐड कर लीजिए, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं। ओके, तो किसी के पास में अगर ग्रुप की लिंक है तो कृपया करके ग्रुप में, सॉरी, चैट बॉक्स में शेयर करें, ताकि किसी के पास में अगर ग्रुप लिंक है। नहीं है किसी के पास में भी? तो देखो, अब टॉपिक पे आ जाओ। पेपर में क्या क्या लिख के आएंगे अपन? जब भी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं अगर पूछी जाएंगी तो पहला पॉइंट, सिर्फ पॉइंट याद रखना, बाकी तो आप लिख दोगे, ठीक है। पॉइंट याद रखना ताकि 3-4 पेज आराम से भरे जा सके वहां पर। पहली विशेषता, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, मतलब राष्ट्रपति के पास में नाम की शक्तियां रहती हैं और असली शासन प्रधानमंत्री चलाते हैं। किसकी सहायता से? मंत्रिपरिषद की सहायता से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जो भी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वो कहना मानता है और बाध्य होती हैं चीजें, मतलब मैंडेटरी होती है यहां पर, चीजें राष्ट्रपति को माननी पड़ती हैं। दूसरी विशेषताएं अपन कहेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व है, यानी जितने मंत्री रहते हैं कैबिनेट में, वो जितने भी कार्य करते हैं और जितनी भी नीतियां बनाते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? विधायिका के प्रति, मतलब उनको जवाब तलब करना पड़ता है विपक्षी पार्टियों के साथ में। तीसरी विशेषता अपन लिखेंगे बहुमत प्राप्त दल का शासन। अब देखो, अभी फिलहाल किसके पास में मेजोरिटी है? भारतीय जनता पार्टी के पास में, ठीक है। इनके पास में संसद में यानी विधायिका में बहुमत है, तो इन्हीं की सरकार है और इन्हीं की कार्यपालिका है, ठीक है। तीसरे वाले पॉइंट में ये लिख देंगे।
अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चौथी विशेषता लिखेंगे डियर आप, राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता, ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? देखो, एकरूपता का क्या मतलब होता है? एकरूपता का मतलब होता है कैबिनेट में जितने मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट नहीं, यहां पर मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद में जितने नेता रहते हैं वो सारे नेता एक ही पार्टी के होते हैं। एक ही पार्टी के होते हैं ना, मैंने आपको बताया है। विधायिका में जिस पार्टी के पास में सबसे ज्यादा मेजोरिटी रहती है वो पार्टी सरकार बनाती है, और विधायिका में कुछ नेता मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। उस कार्यपालिका में जो जितने नेता रहते हैं वो लगभग एक ही पार्टी के रहते हैं, एक ही पार्टी के रहते हैं। तो एक पार्टी के रहेंगे तो उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो भी एक ही रहेगी, मतलब एक ही तरीके का उनका थिंकिंग होगा, ठीक है। तो सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। इस वाले पॉइंट में ये चीजें लिखनी है। तो एक ही पार्टी के सारे नेता होंगे तो सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, सर्वसम्मति के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं, आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, पांचवी विशेषता अपन पढ़ते हैं। पांचवी विशेषता दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता संसदीय प्रणाली की पांचवी विशेषता है दोहरी सदस्यता। अब देखो, एक मंत्री जो रहता है वो संसद का भी सदस्य है, संसद का भी सदस्य है, और मंत्रालय के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी रहती है। मंत्रालय के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहती है, मतलब कोई ना कोई तो मंत्रालय उसको प्राप्त होगा और संसद का सदस्य भी होगा। देखो कैसे समझें इसको, जो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री भी है और संसद के सदस्य भी है। तो दो प्रकार की सदस्यता इनके पास में हो जाती है, दो प्रकार की सदस्यता इनके पास में हो जाती है। तो किसी को अगर मंत्री बनना है तो उसको पहले क्या बनना पड़ेगा? विधायिका का सदस्य। क्या बनना पड़ेगा? विधायिका का सदस्य। चीजें ज्यादा बोरिंग जा रही हैं क्या? समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रही हैं चीजें? रेज योर हैंड जिसको चीजें समझ में आ रही हैं। जिसको कुछ भी समझ में आ रहा हो वो अपना हैंड रेज करो ताकि समझ में आए, या फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हमें कुछ शब्दों के अर्थ वो पहली बार पता चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने बोलता हूं मंत्री परिषद, कार्यपालिका, ये डेली लाइफ में अपन सुनते नहीं है, ठीक है। सिर्फ किताब पढ़ते हैं ना तभी ये शब्द सुनते हैं। अगर डेली लाइफ में सुनने लग जाओगे कार्यपालिका क्या होती है, विधानमंडल क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, इस प्रकार के जो शब्द है ये किताबों में सुनते हैं। आप अपने दोस्त के साथ में जब बातें करते हो तब इस प्रकार के शब्द बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं, ठीक है। तब जाकर अपने को चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। इसका एक ही इलाज है, चीजों को 4-5 बार जब रटोगे तब जाकर समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो जो पॉइंट समझा रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए और फिर से ज्यादा रिवीजन करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इतनी ज्यादा कठिन नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है। तो दोहरी सदस्यता हो गई, मतलब एक मंत्री संसद का भी सदस्य होगा और मंत्रालय के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यहां पर एग्जाम्पल मैंने
हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका नाम मैंने लिया कि वो प्रधानमंत्री भी हैं और साथ में संसद के सदस्य भी हैं। अब देखो, छठवीं विशेषता की बात करें तो 6th नंबर पे आप याद रखना प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब देखो, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबको लीड करता है। किसी भी अगर पार्टी की कोई रैली होती है तो प्रधानमंत्री उनमें जाकर बोलते हैं। मतलब अपने को सबसे बड़ा नेता कौन दिखाई देता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, वही लीड करते हैं पार्टी को। पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर नेता होते हैं। तो संसदीय सरकार में प्राइम मिनिस्टर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्री परिषद, ये जो प्रधानमंत्री है ये मंत्री परिषद और संसद का सबसे बड़ा नेता होता है। संसद का सबसे बड़ा नेता होता है। देखो यार, किसी को बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तो आप ऐसा समझो कि हम वोट देते हैं, ठीक है, विधायक चुन के अपन भेजते हैं, और कुछ लोकसभा में के जब चुनाव चल रहे होते हैं तब भी अपन वोट देते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हमारे इलाके के, वो आगे चलकर हमारी समस्याओं को उठाते हैं वहां पर, ठीक है। तो एक विधायिका का निर्माण होता है। विधायिका का निर्माण होता है। एक विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, कानून बनाने का काम। और ये जो विधायिका के जितने सदस्य हैं ना, इसमें एक पार्टी ऐसी होगी जिस पार्टी के पास बहुमत होगा। जिस पार्टी के पास बहुमत होगा, जैसे बीजेपी के पास में है, तो बीजेपी क्या बना लेगी? अपनी कार्यपालिका बना लेगी। मतलब मंत्री परिषद बना लेगी, प्रधानमंत्री बना लेगी। तो ये जो अंदर का सर्कल है ना, ये डिनोट करता है किसको? ये डिनोट करता है अंदर वाला सर्कल कार्यपालिका को, कार्यपालिका को, या फिर मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री अपने खास खास चाहे तो नेताओं को बड़े बड़े मंत्रालय का पद प्रदान कर देता है, ठीक है, मंत्री परिषद का निर्माण कर लेता है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, ये आप समझिए जितने भी नेता वहां पर चुन के जा रहे हैं संसद में, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर विधानमंडल में, ये बड़ा सर्कल उनको डिनोट करता है, ठीक है। ये समझें आप, संसद और ये अंदर वाला सर्कल कार्यपालिका अथवा मंत्री परिषद का समझे, ठीक है। तो विधायिका के अंदर कुछ नेताओं को मिलाकर कार्यपालिका का निर्माण होता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। सातवीं जो विशेषता है वो क्या लिखनी है आपको? सातवीं विशेषता। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, 10:30 के करीब समय होने को आया। निचले सदन का विघटन। देखो मैंने क्या बताया था, जब तक कार्यपालिका को बहुमत प्राप्त होता है निम्न सदन में यानी लोकसभा में, तब तक पार्टी अच्छे से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव किसी के विरुद्ध पारित कर दिया जाता है, सामान्यतः परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है किसी के खिलाफ, ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन अगर हो जाता है तब लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे केस में जैसे कि प्रधानमंत्री, लोकसभा का विघटन कब कब होता है? जब किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तब लोकसभा का विघटन
हो जाता है, मतलब टूट जाती है, सरकार फिर से बनानी पड़ती है। अब देखो, मान लो 5 साल अभी हुए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सही मौका है, अगर इस मौके पर चुनाव अगर करवा ली जाते हैं तो आने वाले 5 सालों में हमारा राज होगा, फिर से हमारी सरकार बन के आएगी। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर, पीएम किसको कहता है, राष्ट्रपति को कहता है कि आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए। ठीक है, निचले सदन का यहां पर विघटन हो जाता है 2 तरीके से। अब देखो, आठवीं विशेषता क्या लिखेंगे, गोपनीयता। आपने कई बार मूवीज में, कई बार टीवी में देखा होगा, मैं भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि अपने जो कार्य रहेंगे उनके प्रति निष्ठापूर्वक मैं जनता की सेवा करूंगा। ऐसा आपने नेताओं को कहते हुए सुना होगा। ठीक है, तो गोपनीयता कौन दिलाता है नेताओं को, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, और इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे गोपनीयता में अपन, मंत्री, कोई भी एक मिनिस्टर रहता है, वो गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करता है। गोपनीयता के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब वो नेता किसी भी कार्यवाही और कोई भी नीति और कोई भी निर्णय, इनकी सूचना किसी को भी नहीं देता है। मतलब उसके जो खास खास मंत्री है उनको पता रहता है, लेकिन पूरी विधायिका को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसको कहते हैं गोपनीयता का सिद्धांत। ऐसा क्यों करता है कोई मंत्री, सपोज करो कि किसी नेता ने कह दिया, मान लो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में आने वाले टाइम पर सपोज करो कोई इंदौर से बड़ा हाईवे निकल रहा है, इंदौर से बड़ा हाईवे निकल रहा है, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि हाईवे निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि हम जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं उनके पास में पैसों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, चीजें वो बाहर निकल के आ जाएंगी, बाहर निकल कर आ जाएंगी। इससे नुकसान किसको होगा, नुकसान उस क्षेत्र में रहने वाली जनता को भी हो सकता है, क्योंकि कौड़ियों के दाम जमीन को खरीद लेंगे उद्योगपति। अगर उद्योगपति नहीं खरीदते तो वो जमीन उन किसानों की रहती, और फिर हाईवे जब निकलता उस क्षेत्र के किसानों के पास में अच्छा खासा पैसा आ जाता। इसलिए एक मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर या फिर सेक्रेसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। लिख के आ जाएंगे कि कोई भी मंत्री अपने कार्यवाहियों, अपनी नीतियों और अपने निर्णयों की सूचना किसी को भी नहीं देता है। ठीक है, अब और विशेषताएं क्या क्या है, और विशेषताएं आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। ये तो अपने 8 बड़े पॉइंट थे। ठीक है, और पॉइंट रहेंगे, आप स्टार बनाकर लिख के आ जाना। ठीक है, स्टार बनाकर लिख के आ जाना। तो डियर, पढ़ाते पढ़ाते काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के बाद में मिलते हैं। चीजों को वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक मैंने 8 आपको बड़े बड़े पॉइंट बता दिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को वहां पर लिख के आना, एक अच्छा परिचय भी लिख के आना है। ठीक है, तो आपके अब तक लगभग 3 पेज के आसपास भर जाएंगे। अब बात रहेगी, छोटे छोटे पॉइंट अपन लिख के आ जाएंगे, अन्य विशेषताएं। ठीक है, अन्य विशेषता में क्या क्या लिखेंगे अपन, देखो, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के गठन के लिए अलग से चुनाव नहीं होते हैं। मतलब जो विधायिका में मंत्री चुनकर आ जाते हैं, जो मंत्री विधायिका में चुनकर आ जाते हैं, उन्हीं मंत्रियों में से किसका निर्माण होता है फिर, कार्यपालिका का या फिर मंत्री परिषद का।
ठीक है, अलग से चुनाव नहीं होते हैं भारत में, ध्यान रखें। लेकिन अमेरिका में क्या सिस्टम है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव भी अलग से होता है और जो कार्यपालिका है उसका चुनाव भी अलग होता है। लेकिन भारत में ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, भारत में ऐसा नहीं होता है। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के गठन के लिए अलग से चुनाव नहीं होते, बल्कि विधायिका में से ही कार्यपालिका या फिर मंत्री परिषद का गठन होता है, जबकि राष्ट्रपति और विधायिका का चुनाव अलग अलग होता है अमेरिका में। ध्यान रखें इस बात को। अब देखो और पॉइंट्स में क्या लिखेंगे अपन, ये संसदीय व्यवस्था ना अस्थायी होती है। संसदीय व्यवस्था कैसी होती है डियर, अस्थायी होती है, कि मतलब जब तक मंत्री परिषद के जो नेता रहते हैं इनके पास में बहुमत जब तक रहता है तब तक तो ये पार्टी चलाते हैं, वरना इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, यहां पर गिरने का अर्थ कदमों से गिर जाना नहीं है, यहां पर पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाती है। तो वहां पर भी जो फिर विपक्षी दल रहता है वो अपना बहुमत फिर साबित करता है, ठीक है, और फिर सरकार बना लेता है। तो यहां पर ध्यान रखें, नेताओं का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो तब तक रहता है जब तक इनके पास में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त होता है। आपने कई बार सुना होगा कई राज्यों में सरकारें टूट जाती हैं कार्यकाल समाप्त होने से पहले। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ विधायक या फिर कुछ सांसद दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और बहुमत इस प्रकार से कम हो जाता है विधायिका में नेताओं का। समझ रहे हो बात, तब जाकर वो सरकार गिर जाती है ऐसे। ठीक है, ध्यान रखें। तो नेता कब तक है संसदीय व्यवस्था में, जब तक उनके पास में मेजोरिटी है, वो संख्या में ज्यादा है, तब तक उनके पास में सरकार है, तब तक वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक कंप्लीट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब देखो, शक्ति का केंद्र, संसदीय व्यवस्था में जो शक्ति का केंद्र है वो कौन होता है, कैबिनेट। शक्ति का केंद्र कैबिनेट होता है, मतलब सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, भले ही वो वित्त विभाग के हो, भले रक्षा विभाग के हो, भले वो गृह विभाग के हो, और भले ही वो विदेश विभाग के हो। ठीक है, इन विभागों, इन मंत्रालयों से संबंधित निर्णय लेने का काम कौन करता है, कैबिनेट करता है। ठीक है, तो कैबिनेट सरकार, इसका दूसरा नाम भी है, ये भी याद रखेंगे। अब देखो यहां पर आपको फिर आर्टिकल 53 का और 74 का जिक्र करना है। ठीक है, अनुच्छेद 53 का जिक्र करना है आपको पेपर में, और अनुच्छेद 74 का जिक्र करना है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 53 में संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां रहती हैं वो राष्ट्रपति में निहित रहती हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति किसकी सहायता से काम करता है, किसके कहने मानने के लिए मजबूर होता है, मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ध्यान रखें, तो आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, मतलब जितने भी काम होंगे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। लेकिन राष्ट्रपति किसका कहना मानता है, मंत्री परिषद का, और मंत्री परिषद का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री। तो यहां पर किसके पास में असली ताकत, प्रधानमंत्री के पास में। आर्टिकल 74 का जिक्र क्यों करना है, क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा है कि विधायिका में मंत्री परिषद की, देखो मंत्री परिषद, इसमें लिखना आपको मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के प्रति भी
अविश्वास प्रस्ताव, मैं बार बार आपको इसका नाम ले रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव किसी भी एक नेता के खिलाफ अगर ये पारित हो जाता है विधायिका में, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। मतलब वो सरकार भंग हो जाएगी, वो सरकार टूट जाएगी। समझ गए? अब देखो और क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं अपन। ये आर्टिकल 53 लिख के आ जाना, आर्टिकल 74 लिख के आ जाना। और क्या लिख सकते हैं, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सहयोग होता है। किसमें किसमें? विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग होता है। अब ये एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं विधायिका से ही तो मिलकर बनी होती है कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका। तो किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका में अगर जाना है तो सबसे पहले उसको विधायिका का नेता बनना पड़ेगा, और अगर उस पार्टी की सरकार मेजोरिटी में है तो फिर कार्यपालिका में भी उसका स्थान पक्का हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, ये जो उत्तरदायी सरकार है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मैंने क्या बताया इसके बारे में? इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी नेता जितने भी काम करता है, जितने भी नीतियां बनाता है, वो अपनी नीतियों के लिए, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहता है। वो जिम्मेदार रहता है। यहां पर किसके प्रति जिम्मेदार रहता है वो नेता? विधायिका के प्रति। ठीक है, विधायिका को सवाल जवाब पूछने का अधिकार है। वो पूछेगा कि आपने 50 लाख कहां पर खर्च कर दिए, आपने इस प्रकार की नीतियां क्यों बनाई है, आप इस प्रकार का बिल संसद में क्यों पारित कर रहे हैं, इसके किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इस प्रकार से उत्तरदायित्व की यहां पर भावना देखी जा सकती है। इससे क्या होता है, इससे कार्यपालिका की जो निरंकुशता है ना, निरंकुशता का मतलब होता है मनमानी, निरंकुशता, उस पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब कार्यपालिका मनमाने डिसीजंस नहीं ले सकती, मनमाने कानूनों को नहीं बना सकती, उसको सवाल जवाब करने ही होंगे। विधायिका में जो विपक्ष के नेता रहते हैं वो उनसे सवाल जवाब पूछ करके उनकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखो, जब कभी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति अपना विश्वास खो देती है, मैं क्या बोल रहा हूं, मंत्री परिषद, ठीक है, जब कभी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति विश्वास को खो देती है, मतलब जो बहुमत उनके पास में था पहले, मंत्री परिषद के पास में जो मेजोरिटी थी पहले, वो अब उनके पास में नहीं है, तो इसको कहते हैं मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उसने विश्वास खो दिया, मंत्री परिषद ने। ठीक है, तो इस स्थिति में संसदीय प्रणाली में चुनाव कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखें इस बात का, चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि मंत्री परिषद अगर भंग हो रही है तो चुनाव करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भाई वहां पर अगर चुनाव होते हैं तो एक मेले और त्योहार के बराबर होते हैं लगभग। कितना खर्चा होता है, कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितने महीनों तक ये प्रोसेस चलती है, सरकार का कितना पैसा लगता है इसमें चुनाव कराने में। तो इसलिए भारत की परिस्थितियां देखते हुए संविधान के निर्माताओं ने ऐसा सोचा कि भाई भारत में तो किस प्रकार की शासन प्रणाली अच्छी रहेगी, संसदीय शासन प्रणाली अच्छी रहेगी। तो ध्यान रखें, जब कभी मंत्री परिषद विधायक के प्रति अपना विश्वास खो देती है तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो नई कार्यपालिका है उसके लिए कोई नया चुनाव नहीं कराने की आवश्यकता है। फिर क्या होगा, विपक्ष में भी तो पार्टियां बैठी रहती हैं, विपक्ष की कोई भी एक पार्टी अगर मेजोरिटी लेकर आ जाती है, बहुमत लेकर,
वो साबित कर देती है कि हम बहुमत में अब, तो उनकी सरकार बन जाती है। यहां पर ध्यान रखें, चुनाव नहीं होते हैं संसदीय प्रणाली में, मंत्रिपरिषद अगर टूट जाती है तब चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई है? भारत में संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाई गई है? इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, वो कारण समझते हैं और फिर इस चैप्टर को, सॉरी, इस लेसन को यहीं पर आज एंड करते हैं। देखो, मैं इस क्यों का जवाब दूंगा आपको, इस WHY का आंसर खोजेंगे। क्यों भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई, क्यों नहीं अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली अपना ली? पहले तो ये याद रखो कि यार ये जो संसदीय प्रणाली है ना, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, किन किन देशों में है? ध्यान रखो, ये एक तो ब्रिटेन में है, एक कनाडा में है, और एक जापान में है, और एक हमारे प्यारे भारत में है। ठीक है, इंडिया, कनाडा, ब्रिटेन और जापान, इनमें क्या है? संसदीय सरकार है यहां पर। मतलब यहां पर भी जो विधायिका रहती है और कार्यपालिका रहती है, इनके लिए अलग से कोई चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूं क्यों आखिर इन देशों ने संसदीय प्रणाली अपनाई। इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। देखो, पहली बात क्या है? देखो, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए अगर अलग अलग चुनाव कराएंगे, मैं क्या कह रहा हूं, अभी भारत में अभी क्या सिस्टम चल रहा है? विधायिका में जिस पार्टी के पास में मेजोरिटी होती है वही कार्यपालिका बना लेती है, कोई अलग से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। तो विधायिका और कार्यपालिका के लिए अलग से अगर चुनाव कराएंगे तो वह प्रक्रिया बहुत खर्चीली होगी। ठीक है, उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। तो इसलिए भारत ने संसदीय प्रणाली को ही इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, पहला कारण। देखो, भारतीय संविधान जब बन रहा था तब भारत में बेरोजगारी थी। ठीक है, भारत में बड़े स्तर पर गरीबी थी, विस्थापन की अलग समस्या थी। ठीक है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, इस तरह की बदहाली थी भारत की। तो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अगर भारत में आप विधायिका के लिए भी और कार्यपालिका, इन दोनों के लिए अलग से आप निर्वाचन करवाएंगे तो भारत का पैसा तो इसी में चला जाएगा बहुत सारा। ठीक है, भारत के डेवलपमेंट के लिए कहां से पैसा बचेगा? इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा कि यहां पर भारत की परिस्थितियां ऐसी हैं, सिचुएशन के हिसाब से यहां पर संसदीय प्रणाली लाई गई। अब देखो, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, तब यहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? ये ब्रिटेन की संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, ब्रिटेन की संसद के प्रति। ठीक है, तो भारत के जो संविधान बना रहे थे लोग, इन लोगों को बहुत पता था उत्तरदायी शासन का। ठीक है, उत्तरदायी शासन का हमें बहुत थोड़ा पता था, लेकिन पता जरूर था कि उत्तरदायी शासन नाम की भी कोई चीज होती है, थोड़ा बहुत अनुभव जरूर था हमें। ठीक है, क्योंकि जो भारत में अंग्रेज अधिकारी काम करते थे, ये सीधा रिस्पॉन्सिबल होते थे इंग्लैंड के संसद के प्रति। ठीक है, तो यहां पर समझा गया
कि थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हमें, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली का तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है भारत में, ठीक है। तो इसलिए भारत में संसदीय व्यवस्था ये लाई गई। अब देखो तीसरा कारण क्या है, अगर याद हो तो 1919 में एक अधिनियम आया था, 1919 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। और इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन के तत्व थे, उत्तरदायी शासन के तत्व थे। इसलिए भारत के जो संविधान निर्माता थे उनको थोड़ा बहुत लेकिन एक्सपीरियंस जरूर था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है और उसके क्या क्या फायदे हैं। हालांकि कुछ नुकसान भी हैं, वो अगले चैप्टर में सॉरी अगले लेसन में अपन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज बहुत सारी चीजें, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। किसी को अगर कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। इसकी मैं ग्रुप में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। और अगर एक और फैसिलिटी आज अवेलेबल है, अगर किसी ने क्लास आज की मिस किया है तो इस क्लास को वापस से सुन सकता है यूट्यूब पर। तो मैं उस वीडियो की आपको लिंक दे दूंगा, जो ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो आप इस क्लास को वापस भी सुन सकते हैं, ठीक है। यही शब्द आप वापस से सुन सकते हैं, मैं ग्रुप में इस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा। तो हैव ए गुड नाइट, टाटा बाय बाय।